स्टूडेंट्स, फोर्थ सेम हिस्ट्री लेसन 3 वीडियो जो है आपकी सेकंड वीडियो संख्या 2 है। आज हम उदारवादियों की क्रियाविधि पढ़ने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने उदारवादियों की विचारधारा पढ़ी थी। आज हम कार्यविधि पढ़ेंगे। प्रथम दौर के जो राष्ट्रवादियों की कार्यप्रणाली उनके उद्देश्य के अनुकूल थी। अनेक उनके मुख्य उद्देश्य क्या थे कि राष्ट्रीय चेतना का प्रसार हो जाए, जनता को शिक्षित कर दे राजनीतिक दृष्टि से, एवं राजनीतिक प्रश्नों पर एक संगठित जनमत तैयार करना। ये इनका सबसे महत्वपूर्ण काम था, संगठित जनमत तैयार करना। यह जो काल था, जो समय था, ये सीधे विरोध का नहीं था। सीधा विरोध या बहुत बड़े कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते थे। इसमें ना ही कोई बड़ा जन आंदोलन चलाया जा सकता था, बल्कि ये काल क्या था कि कर्मिक सुधार कैसे हों, कर्मिक सुधारों से काम आगे बढ़ाया जाए, प्रशासन में भागीदारी अपने पक्ष में ली जाए। तो इन सब को प्राप्त करने के लिए, इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उन्होंने पूर्णतः वैधानिक तरीके को अपनाया, नरम साधनों का प्रयोग किया। इसी कारण से उनको नरमपंथी कहा जाता है, उदारवादी, नरमपंथी। उदारवादियों की कार्यप्रणाली का संक्षेप में वर्णन इस प्रकार से है। क्या क्या करते थे वो? बैठ के आयोजित करना और प्रस्ताव पास करना। कांग्रेस के जो अधिवेशन है, फर्स्ट अधिवेशन में ही आपने देखा था, आपको याद होगा कि 9 प्रस्ताव पास किए गए थे और वो जन जन में लेके जाने थे, उनकी स्वीकृति करवानी थी। तो ये अधिवेशन हर साल लगभग होते थे, अलग अलग जगह पर होते थे आमतौर पे। तो देश के विभिन्न भागों के जो है राजनीतिक संगठनों के जो प्रतिनिधि है वो इसमें भाग लेते थे, सहभागिता उनकी होती थी। सर्वप्रथम अध्यक्ष का भाषण होता, कुछ अन्य भी नेता भी भाषण देते। उसके बाद जो लोकप्रिय मांगे थी उनको प्रस्ताव के रूप में अधिवेशन में रखा जाता, और रखा जाने के बाद प्रस्ताव पर बहस होती, चर्चा होती, और चर्चा होने के बाद आमतौर पर उन्हें पास कर दिया जाता था। और पास होने के बाद अगर दिक्कत आ रही है ज़्यादा तो उस पर मतदान कराया जाता, बहुमत के बाद पास हो जाता था या गिर जाता था। फिर जितने संगठन थे देश में, बड़े छोटे, आमतौर पर उनके अनुमोदन के लिए, मतलब उनकी एक प्रकार से स्वीकृति के लिए कि भाई आप लोग भी इस सारे से सहमत हो, इस चीज के लिए इनको भेजा जाता था स्वीकृति हेतु। सरकार को फिर सब ये सारा काम हो जाता तो सरकार को भेजे जाते, सरकार को प्रस्ताव भेजे जाते कि ये मांगे मानी जानी चाहिए। सरकार को भारतीयों की मांगों, विचारों से अवगत कराने का ये एक बेहतरीन तरीका था। और फिर धीरे धीरे मतलब सरकार को बाध्य किया जाता कि इन मांगों को, विचारों को केवल विचार न किया जाए, इनको माना जाए, इनको लागू किया जाए। समाचार पत्रों में भी इन प्रस्तावों को छपवाया जाता था। तो इस तरह से उन लोगों ने जनमत तैयार करने की पूरी कोशिश की। प्रार्थना पत्र एवं समरण पत्र प्रस्तुत करना। उदारवादी अपनी मांगों को मनवाने के लिए वायसराय, गवर्नर और इंग्लैंड में जो सदस्य होते थे संसद के, उनको और जितने भी उच्च अधिकारी थे उनके सामने सरल भाषा में, विनम्र भाषा में ये सारे प्रार्थना पत्र वो और यह समरण पत्र जो है प्रस्तुत करते थे। बहुत ही सावधानी पूर्वक ये तैयार किए जाते थे, कोई इसमें त्रुटि ना रह जाए। ठीक है। बाद में ये पत्र
जो है समाचार पत्रों में भी स्थान प्राप्त करते थे, इनको भी समाचार पत्रों में छपवाया जाता था। विपिन चंद्र का कहना है कि हालांकि प्रत्यक्ष रूप में ये याचिकाएं सरकार को संबोधित थी, लेकिन इनका वास्तविक उद्देश्य भारतीय जनता को क्या था? वास्तविक उद्देश्य जब अखबार में छपते या समाज के बीच में ये बातें जाती तो जनता को शिक्षित करना ही मुख्य इसका उद्देश्य था। मांगे मानी जाए तो बहुत अच्छी बात है। उदाहरण के लिए 1891 में पूना सार्वजनिक सभा ने एक समण पत्र तैयार किया, प्रस्तुत किया। सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, 2 पंक्तियों में उत्तर दिया केवल। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने निराशा प्रकट की तो गोविंद रानडे ने उन्हें समझाया, ये समरण पत्र तो नाम मात्र हमने केवल संबोधित किए हैं सरकार को, वास्तव में जनता को संबोधित होते ताकि वे जान सके कि भारत के मामलों में कैसे सोच रहा है, कैसे सोचा जाता है इंग्लैंड के द्वारा। उनकी नीयत का समाज को पता चलता है। तो इसलिए किसी विशेष परिणाम की आशा किए बिना अनेक वर्षों तक ऐसा करते रहना आवश्यक है। तो दोनों ही चीजें हो रही थी, मांगे भी रखी जा रही थी इन समण पत्रों के माध्यम से और जनमत विचार हो रहा था। तो ये दूसरा बिंदु आपका हो गया। तीसरा बिंदु है आपका शिष्टमंडल भेजना। समय समय पर सरकार को अपनी बात सरकार के समक्ष रखने के लिए विशेष शिष्टमंडल भेजे जाते थे। शिष्टमंडल शिष्टाचार के मंडल हो, मतलब जो कुछ ढंग से आराम से प्यार से बातें करें। इसमें आमतौर पर कांग्रेस के जो उच्च कोटि के नेता है वो शामिल होते थे इस शिष्टमंडल में। शिष्टमंडल वायसराय से मिलते, इंग्लैंड में भी भेजे जाते थे। उदारवादियों का इंग्लैंड की सरकार तथा जनता पर ज्यादा विश्वास था, तो इसलिए वो वहां जाकर भी प्रार्थनाएं करते। उनका मानना था कि यदि ब्रिटेन की सरकार को सही स्थिति की जानकारी दी जाए तो उनका रवैया बदलेगा। और हमारी जो मांगे हैं ये स्वीकार कर लेंगी सरकार। तो प्रारंभ में इस सारे काम में सबसे ज्यादा जो समय लगाया वो किसने लगाया? दादा भाई नारोजी ने समय लगाया इस काम में। 1879 में कांग्रेस ने एक ब्रिटिश समिति का ही गठन कर दिया जो इस सारे काम को देखेगी। इसी प्रकार ब्रिटिश संसद के सदस्यों का ध्यान भारत की समस्याओं की ओर आकर्षित करने के लिए वेडनबर्ग कांग्रेस के महासचिव भी बने थे। इन्होंने इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन कर दिया। पार्लियामेंट्री संसद से संबंध है शब्द, संसदीय, भारतीय संसदीय समिति कमेटी का इन्होंने निर्माण कर दिया। चौथा है प्रेस का प्रयोग। उदारवादियों ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेस को एक शक्तिशाली शस्त्र के रूप में प्रयोग किया। महत्वपूर्ण बात है कि ज्यादातर समाचार पत्र पत्रिकाओं से वो सीधे जुड़े हुए थे। आपको ध्यान होगा राष्ट्रीय चेतना के उदय के कारण पढ़े थे हमने, तो भारतीय कई पत्र पत्रिका चलाते थे। सुब्रमण्यम दोबारा आ रहे हैं, कुछ चीजें हम रिपीट कर लेते हैं तो, लेकिन इसका रिपीट करने का उद्देश्य यही है कि आप इनको याद कर लो। सुब्रमण्यम मद्रास में कौन कौन से अखबार चलाते थे? हिंदू और स्वदेश मित्रम। और तिलक इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तिलक मुंबई में चलाते थे, विशेष रूप से केसरी और मराठा। बंगाली के संपादक, बंगाली एक पत्र चलता था, उसके संपादक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये 2 अंक में कई बार आया था कौन सा पत्र कौन चलाता था। अमृत बाजार पत्रिका से कौन थे? शिशिर कुमार घोष। सुधारक पत्र किनका था? गोपाल कृष्ण गोखले। इंडियन मिरर से
NN सेन, वॉइस ऑफ इंडिया से दादा भाई नौरोजी जुड़े थे। इसी प्रकार राष्ट्रीय कार्यों में और भी जो पत्र लगे हुए थे उनमें ट्रिब्यून था, अखबार आम था, हिंदू प्रकाश था, काल, गुजराती, सोम प्रकाश, भंगवासी, ये सब समाचार पत्र को जो है आंदोलन को चलाने में काम कर रहे थे। लॉर्ड लीटन ने आपको ध्यान होगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आया था ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी जो देसी भाषाओं के पत्र हैं ये बंद हो जाएं। तो प्रतिबंध लगाया तो भारतीयों ने काफ़ी विरोध किया, तो सदी भाषा में वो सदी भाषा का प्रयोग करने लगे ताकि सरकार के कोप से बच सकें। वे प्रेस की स्वतंत्रता के कट्टर समर्थक थे। सरकार ने जब उनके ऊपर आघात किया कानूनों के माध्यम से तो लोगों ने खूब विरोध किया और इससे भी जनमत तैयार हुआ और ये भी इनके साधन उदारवादी कार्यविधि का हिस्सा था। विधान परिषदों का मंच के रूप में प्रयोग करना, कुशलता से इस तरीके का प्रयोग कर वो उद्देश्य प्राप्त करने में सफल हुए। 1892 का जो एक्ट आया तो इनमें इन केंद्रीय और विधान परिषदों का विस्तार किया गया। ये परिषदें हालांकि शक्तिहीन थी, इनके पास कोई ज्यादा शक्तियां नहीं थी। इनको अधिकारी अपनी मोहर लगवाने का काम था क्योंकि इनको अधिकार तो थे नहीं और भारतीय खुश हो जाएंगे भी चलो इनको इनके माध्यम से कानून पास हो रहे हैं। परंतु भारतीयों ने इनमें नई जान फूंक दी। वो कैसे फूंकी, इनको कैसे मंच बनाया। इन्होंने परिषदों में अपनी शिकायतों को रखा, प्रशासन की या अधिकारियों की कमियों को रखा, अधिकारियों के भ्रष्टाचार के दोषों को बेनकाब किया। धन के दुरुपयोग के बारे में बताया, धन के निष्कासन के बारे में बताया कि कैसे भारत का धन बाहर जा रहा है। तो ये सारे मुद्दे जोरदार ढंग से उठाए। तो इससे सरकार की नीयत का समाज को पता चला, अवगत कराया। तो उन्होंने सब अपने साहस से, वाद विवाद का जो कौशल था उससे, निर्भीक आलोचना से, गहरी समझ से, तथ्यों का बड़ी सावधानी से प्रयोग करके इस काम को किया। बड़ी बड़ी रिपोर्टें जो है भी क्या हुआ संसद मतलब इनकी परिषदों में, इसकी रिपोर्टें अखबार में छपती थी। तो कुल मिलाकर इन रिपोर्टों ने, इस प्रकार की गतिविधि ने साम्राज्यवाद के खिलाफ विरोधी भावनाओं को उकसाने का काम किया और जनमत तैयार हुआ। फिर आता है ये कार्यविधि है। कार्यविधि के बाद आता है कि आर्थिक कार्यक्रम और राजनीति। आर्थिक के लिए इन्होंने क्या किया और राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यक्रम में इन्होंने क्या किया, ये सारे हम पढ़ेंगे। तो पहला जो है आपका वो है आर्थिक कार्यक्रम और राजनीति। आर्थिक उपनिवेशवाद की आर्थिक मीमांसा इन्होंने की। आर्थिक उपनिवेशवाद की, अंग्रेजी जो उपनिवेशवाद था तो उसकी आर्थिक मीमांसा कैसे करते हैं। आर्थिक राष्ट्रवादी भी कहा जाता है इनको। और ये इसकी आर्थिक व्याख्या करना जो है इनका सबसे बड़े काम माना जाता है, सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। तो जब अंग्रेजों ने यहाँ राज स्थापित किया तो वो कहते थे कि हम तो यहाँ कल्याण और भलाई के लिए आए हैं, भारतीयों की भलाई के लिए आए, हम तो कोई नुकसान पहुंचा नहीं रहे। लेकिन इस धारणा को तोड़ दिया, इस सारे को उजागर किया कि इन्होंने आर्थिक राष्ट्रवादियों ने। कैसे किया, इनमें कौन कौन लोग थे, तो दादा भाई नौरोजी, MG रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे और तीसरे थे RC दत्त या रमेश चंद्र दत्त। वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों आर्थिक इतिहासकार थे। तथ्यों के आधार पर बकायदा पूरे तथ्य रखे, फैक्ट रखे इन्होंने, कि इन्होंने बताया पहले तो हमारे व्यापार पर एकाधिकार किया गया, फिर धन की सीधी लूट मचाई गई, और जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आ गई तो भारतीय बाजारों को भर दिया किनसे, विदेशी वस्त्रों से। तो भारतीयों को काफी नुकसान हुआ, भारतीय उद्योग समाप्त हो गए, दस्तकार भूखे मरने लगे। और फिर रही खई कसर जो है रेलवे में या अन्य चीजों में पूंजी निवेश करके ब्याज के माध्यम से हमारा शोषण किया गया।
तो अर्थव्यवस्था के अधीन तथा सहायक के रूप में विकसित किया इन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को। भारत से कच्चा माल जाता और बना हुआ माल यहाँ पर आता और वो बिकता। तो ये केवल एक बाजार बन गया, ये केवल एक बाजार बन गया। भारतीय तो यूज हो रहे थे, साथ ही एक ऐसा सुरक्षित स्थान मिल गया जहां पर निवेश किया जा सकता था। दादाभाई नौरोजी ने भारत को उपनिवेश बनाने की आलोचना की और कहा ब्रिटिश शासन एक स्थायी तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी हमला है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूर्णतः देश को बर्बाद कर रहा है। तो इसका जोरदार विरोध चला जब लोगों में जागृति आई और गरीबी, जो भारत में शोषण, जो आर्थिक पिछड़ापन, गतिहीनता, धीमा जो उद्योगों का विकास हो रहा था, तो इसका जो कारण है वो थी अंग्रेजों की नीति। इसको इन्होंने उजागर कर दिया। भारत की निर्धनता का मुद्दा। उदारवादियों का आर्थिक आंदोलन इस बात से शुरू हुआ कि भारत अंग्रेजी राज में गरीब हो गया। अंग्रेजी राज में गरीब हुआ, दिन रात निर्धनता लगातार बढ़ती जा रही थी, ज्यादा लोग गरीब होते जा रहे थे। नौरोजी ने दादाभाई नौरोजी ने ये मुद्दा बनाया और अपना सारा जीवन भारत और इंग्लैंड में जागरूकता के लिए समर्पित कर दिया। बढ़ती दरिद्रता और हृदय विदारक स्थिति पर उनके जो है लेख आते थे इस नाम से। पॉवर्टी एंड, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखें आप। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये एक पुस्तक थी, ये इंपॉर्टेंट पुस्तक, कई बार आता है। किसने लिखी थी ये? दादाभाई नौरोजी ने। में घोषणा की कि भारत कई प्रकार से विपन्न है, दुखी है, दरिद्रता में डूबा हुआ है, भारत भूखा मर रहा है, पर्याप्त भोजन पर रहने को विवश भारतवासी हल्के से धक्के से मरने की स्थिति में है। तो ये सब इन्होंने बताया। नेताओं ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रकृति का गरीबी का कारण क्या है, जो है वो प्राकृतिक नहीं है, न ही कभी भारत गरीब रहा, बल्कि ये अंग्रेजों की औद्योगिक और भू राजस्व की नीतियां हैं। यहाँ तक कि अकाल में भी लगान, आपने फिल्म में भी देखा होगा, लगान फिल्म में अकाल में भी लगान वसूल किया जाता है और ये धन जो है इंग्लैंड भेजा जाता है और भारत का शोषण बढ़ता जाता है। आर.सी. दत्त ने कहा, ये आप लिखना है एक आधा कि किसने क्या कहा है, जरूरी है ये। आर.सी. दत्त ने क्या कहा कि अगर आज भारत गरीब है तो इसके पीछे सिर्फ आर्थिक कारण है। तो ये निर्धनता को दूर करने के लिए भी इन्होंने अंग्रेजों से प्रार्थना की, सारी स्थिति से अवगत कराया। अंग्रेज ना समझे हो बेशक इस बात को। नौरोजी ने क्या कहा, पीठ पर मार लो भैया पर पेट पर मत मारो। ये तो याद हो जाएगा आपको। नौरोजी ने क्या कहा, पीठ पर मार लो भैया पेट पर मत मारो। संपदा के निष्कासन का विरोध। दादाभाई नौरोजी ने ही सबसे पहले इस बात को स्पष्ट किया कि धन कहाँ जा रहा है, धन इंग्लैंड जा रहा है, निष्कासन हो रहा है। तो ये सिद्धांत, ये समझ जो है इनको आई और इन्होंने समाज को दी। संपदा का दोहन, अंग्रेज नागरिक और सैनिक अधिकारियों के वेतन के रूप में, पेंशन के रूप में, भारत सरकार के कर्जे के ब्याज के रूप में, पूंजी से लाभ के रूप में, होम चार्जेस नाम से एक अलग से वो बना रखा था, इसके नाम पे जो है किया जा रहा है। सरकारी आमदनी का आधा भाग इंग्लैंड जाता है। दादाभाई ने 1867 में एक आंदोलन इसके खिलाफ चलाया, ये धन निष्कासन नहीं होना चाहिए। अंग्रेजी राज की इसको बताया मूल बुराई है ये हमारे लिए और भारत की गरीबी का मौलिक कारण है ये धन निष्कासन। अंग्रेजों द्वारा भारत में जान व माल की सुरक्षा के दावे बारे में उन्होंने कहा
कि इस जकड़ से भारत की संपदा और जीवन की सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं है, सुरक्षित बिल्कुल नहीं है। हम ये सब हमारे साथ एक छलावा है। इस समय 3 या 4 करोड़ पाउंड की संपत्ति प्रतिवर्ष भारत से बाहर जा रही थी और लाखों लोग भूखे पेट सोने के लिए, मरने के लिए मजबूर थे। अकाल महामारी जो है आम बात थी, उसमें कोई धन खर्च इंग्लैंड सरकार नहीं करती थी। संपदा की निकासी के मुद्दे को जोरदार से उठाया, पूंजी निकासी बंद हो, ऐसे नारे इन्होंने बनाए। इस बात को भारत के सभी वर्गों ने आसानी से समझ भी लिया, चाहे वो किसान था, मजदूर था। इसने भारतवासियों को एक करने और राजनीतिक चेतना जगाने में इम्पोर्टेंट जो भूमिका है वो भी निभाई। तो ये आपका एक बार हमने, क्योंकि बड़ा हो जाएगा वीडियो, जिसके बिंदु रह गए हैं औद्योगिकरण में राज्य की भूमिका, और 2 बिंदु और रह गए हैं आर्थिक कार्यक्रम के, आर्थिक नीति के। उसके बाद हम राजनीतिक और प्रशासनिक ये इकट्ठा कर लेंगे, 3 बिंदु ये और उसके 5 बिंदु, तो अगली वीडियो हमारी बन जाएगी।